हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो है 6th लेसन वन्य समाज और उपनिवेशवाद इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के विद्रोह जैसे संथाल हो, उराव, इन सभी विद्रोहों के बारे में पढ़ना है तो वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें ये लेसन जो है बिहार बोर्ड का जो 9th क्लास का बुक है उसका 6th लेसन पढ़ने में और समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है, जहां अनेक जातियां एवं जनजातियां जो है निवास करती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। यही वह वजह है कि इन्हें आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भारत की भूमि है ना, उसमें से 22 से 25% जो भूमि है वो वनों से आच्छादित है। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वन संपदा के रूप में उपस्थित है और यहाँ पे जो लोग हैं, जो जातियाँ हैं, जो जनजातियाँ निवास करती हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं और यही वजह है कि इन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। वीवीआई क्वेश्चन इसे लगा लीजिएगा, पूछ सकता है कि आदिवासियों की जो संख्या है पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद इंडिया हो जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। तो आदिवासी जो लोग हैं उनके और वन जो है उनके बीच में एक सहजीविता का संबंध है। कैसे? जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। जो जनजातीय अर्थव्यवस्था यानी कि जनजाति लोगों की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो उनकी संस्कृति चल रही है, इससे जो है वन का जो संबंध जो है बहुत ही गहरा है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधियाँ, पशुओं के लिए चारा और कृषि औजार की सामग्रियों के लिए जो है ये वनों पर आश्रित रहते हैं। तो ये जो हैं जनजातीय लोग, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी, जैसे भोजन, ईंधन, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, ये सभी इन सभी चीज़ों के लिए ये क्या वनों पे आश्रित हैं। ठीक है, उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। इनकी जो भी सभ्यता संस्कृति है ये सभी A to Z चीज़ें जो हैं वन से प्रभावित होते हैं। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज में रखा है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, जो वनों में निवास करते हैं, इनके बीच में वर्ग के आधार पर विभाजन नहीं है। वर्ग के आधार पर विभाजन का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी के आधार पर इनका विभाजन नहीं किया गया। ठीक है, बल्कि जाति के आधार पर किया गया। जैसे कोई पहाड़ी जाति का है तो पहाड़िया हो गया, चेरो, कोल, उराव हो, संथाल, चुआर, भील, गोंड, ये सभी खरिया, भील, मुंडा, ये सभी जाति है, जाति के कैटेगरी है। तो इसके आधार पर उन लोगों ने अपना अपना विभाजन किया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि ब्राह्मण एक हिंदू धर्म लिए देन उसके बाद में हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस टाइप का विभाजन हो गया। वैसा विभाजन इन लोगों का नहीं है। ठीक है, तो आई होप पहला पैराग्राफ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। भारत में भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भील फर्स्ट नंबर पे है, देन गोंड है और देन संथाल है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो ये जो भील जनजाति है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? अच्छा, यहाँ पे गोंड और संथाल की बात नहीं कर रहा है, ये जो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बारे में बात कर रहा है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिएगा कि भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, इन सभी इलाकों में रहती है। ठीक है, गोंड जो है इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजातियां भी हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी जो जनजाति हुई आपका भील, देन उसके बाद गोंड और फिर संथाल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियां वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करती थीं। इनका जीवन बहुत ही सीधा था और सामाजिक जीवन में ये लोग अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। तो इनका जो
18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, 1700 टाइम से लेकर के 1800 टाइम पीरियड के बीच का समय। तो इन सभी टाइम में इनका जो जीवन था काफ़ी सरल था, पूरा कंप्लीटेड। ये वन संपदा पर ही निर्भर थे, जीविकापार्जन इनको इन्हीं से चलता था, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए। 18वीं शताब्दी के अंत यानी कि 1790 के बाद से ये क्या होने लगे कि विदेशी जो थे, जैसे अंग्रेज, ब्रिटेन वाले हो गए, मतलब वही अंग्रेज वाले हो गए, पुर्तगाल, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, ये सब आए हुए थे। तो इनका जो है इन लोगों पे, इन जनजातियों पे कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद बढ़ने लगा था। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह किए, जिसकी पूर्णाहुति सन 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांतियों से हुई। यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे सीधे वन में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों ने अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन्य समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के ये 17वीं शताब्दी तक जो है 18वीं शताब्दी तक कोई दिक्कत नहीं रहता है, इनको ईजिली ये वन में सर्वाइव करते रहते हैं। देन उसके बाद में 1790 के आसपास इन पे भी उपनिवेशवाद की नीति चलाई जाती है, और देन इसके बाद में फाइनली इनको अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ते हैं अपने, और कैसे क्यों उठाने पड़ते हैं देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों का जो है राजनीतिक जीवन कैसा था। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा हुआ था, यानी कि 1700 से 1800 टाइम पीरियड के बीच में ये कबीला में बटा हुआ था, ये इनका समाज जो था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। तो ये जो समाज था ये कबीला में बटा हुआ था, और जो प्रत्येक जनजाति है उसमें क्या थे, एक मुखिया होते थे, ठीक है। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना होता था। तो ये मानते हैं एक आपका जनजाति इलाका हो गया, और ये कबीला में बटा हुआ होता था, और कबीला में एक मुखिया होता था जो कि इस कबीला का जो है पूरा सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे ये मुखिया क्या करने लगी कि ये कबीला मेरा है, ये दूसरा कबीला हो गया, ये तीसरा कबीला हो गया, ठीक है, और इसका हेड मुखिया, फिर इसका एक हेड मुखिया, तो ये इस पे अधिकार जमाने लगा, ये अपने वाले पे, ये अपने वाले पे, ठीक है। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। तो ये कुछ अपने विशेषाधिकार रख लिए, जैसे राजा के पास विशेषाधिकार होते थे ना थोड़े बहुत, वैसे ही इन्होंने भी रखना स्टार्ट कर दिया। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने के कार्य सक्षम होना अनिवार्य था। तो यदि कोई मुखिया कबीला पे अपना वर्चस्व स्थापित करना होता था तो उसको क्या करना होता था, तो युद्ध में एकदम कुशल होना रहता था, और फिर सुरक्षा देने का कार्य करने में एकदम सक्षम होना चाहिए था, तभी तो वो कबीला का जो है हेड बना रहेगा, और फिर वो कबीला पे अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा, ठीक है। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी, तो इनका जो है खुद का एक शासन प्रणाली था कि ये ऐसे ऐसे अपना शासन करेंगे, इस तरीके से पूरे व्यवस्था को चलाएंगे, ठीक है। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है किया गया था, और ये जो शासन का स्ट्रक्चर था इसमें विकेंद्रीकरण किया गया था। ये नहीं कि एक ही जो कबीला का मुखिया है उसी के पास सारा अधिकार सीमित है, वैसा नहीं था। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारत में जब देखा जाए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों के अलग अलग काम है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जो है या प्रधानमंत्री जो हैं उन्हीं के पास कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है। तो ये जो चीज़ें थी ये उस टाइम पे भी उन लोगों में थी, ठीक है। किसमें, वन्य जो भी जनजाति थे वन में रहने वाले उनके पास। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों से निहित थी। तो ये जो संस्थाएं थी जनजातीय संस्थाएं, ये वैधानिक, न्यायिक और कार्यपालिका शक्तियों से निहित थी। बिहार के सिंहभूम में मानकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणालियाँ आज भी प्रचलित हैं। तो बिहार का जो सिंहभूम इलाका है, हालांकि ये अभी झारखंड में चला गया है सिंहभूम वाला, बट ये जो बुक है ये काफ़ी लग रहा है पुराना एडिशन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बिहार के सिंहभूम में मानकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणालियाँ आज भी प्रचलित हैं, ठीक है। अंग्रेजों के शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे और कठोरता से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे।
तो फिर क्या होता है कि जब अंग्रेज़ आ जाते हैं तो 1790 से ये सिस्टम स्टार्ट होता है कि अंग्रेज़ के दबाव में ये मुखिया आ जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की गुलामी करने लगते हैं और बहुत ही कठोरता से राजस्व वसूल करने लगते हैं और अंग्रेज़ों का साथ देने लगते हैं, ठीक है। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया। तो फिर देन क्या होता है कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा गया से आदिवासियों का शोषण होने लगा, यानी कि कोई भी अधिकार नहीं रह गया मुखिया जैसा, ठीक है, राजस्व वसूल करके अंग्रेज़ों को ही दे देना है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ऐसा फील हुआ कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। फिर उसके बाद में जो है तब इन लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अपने समाज को आज़ाद कराने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरे समाज वाले जो है एक साथ इकट्ठे होने लगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो है सामाजिक जीवन कैसा था। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे, उनका नेचर जो था बहुत ही सीधा साधा था, ये नहीं आडंबर किए इस टाइप का नहीं था। आमतौर पे वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, जो हम लोगों का समाज था और जो आदिवासी समाज था, तो ये एक दोनों से जो है बिल्कुल ही अलग रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। अंग्रेज़ जो है उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वन जो संपदा थी उसका दोहन चाह रहे थे ये अंग्रेज़। वहाँ से हमें लकड़ी, जड़ी बूटी या फिर जो भी चीज़ें हैं, खास करके लकड़ी, ये मिले। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, जो वहाँ का सरदार था उसको जमींदार घोषित कर दिया, ठीक है। वन्य समाज के अंदर ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ईसाई मिशनरी को वहाँ पे ला दिए, ठीक है, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी ये पूरी तरीके से रद्द हो गई। जंगल से उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ दिया गया। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों के घास से इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरण, तीतर, अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि ये स्वच्छंदतापूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये खेती गृहस्थी करते थे। सामाजिक जीवन में उनके संगीत या नृत्य कला पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। तो ये सभी चीज़ें होती थी, ठीक है। इनका अब इन सभी चीज़ों पे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का नियंत्रण बढ़ने लगा। इसमें बताया गया कि जो है आदिवासी अपना गृहस्थी कैसे चलाते थे, जीवन यापन कैसे करते थे, ठीक है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके महत्वपूर्ण शौक क्या क्या थे, या फिर हाँ तो ये नाच गाना करना, और ये किन किन चीज़ों का शिकार करते थे, मनोरंजन क्या था इनका, मनोरंजन का साधन तो हिरण, तीतर, छोटे पशुओं का शिकार करना, ठीक है। और इसमें पूछ सकते हैं इसमें हाँ सरहुल जो है फेस्टिवल ये आदिवासियों का है और कब मनाया जाता है। तो सरहुल आपका मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है, और जो इनका महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और ये आज भी प्रचलित है। ओके, आदिवासी समाज की महिलाएं जो है अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थी और जीविकोपार्जन में वे पुरुषों का हाथ बटाती थी। तो ये आदिवासी समाज का स्ट्रक्चर बता रहा है कि वहाँ की महिलाएं क्या थी, स्वतंत्र थी, स्वच्छंद थी, और जीविकोपार्जन में क्या करती थी, पुरुषों का हाथ बटाया करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि महिलाएं जो है सिर्फ वहाँ के घरों में ही रहती थी, बच्चे को पालना यही सब काम करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये अंग्रेज जो आते हैं वे क्या करते हैं कि छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जबकि बड़े जानवरों को जो है शिकार करना मना नहीं था। अब ये अंग्रेज क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवरों पर प्रतिबंध लगा दिए कि आपको हिरन नहीं मारना है, तीतर नहीं मारना है, ठीक है, और बड़े जानवर बाघ, शेर, इन सभी को मार सकते हैं। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जो जंगली जानवर एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक थे, ठीक है। बर्बर जानवर समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे। परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियाँ लुप्त होने लगी। अच्छा, एक एनसीईआरटी में आपका जो है बुक में एनसीईआरटी के बुक में एक लेसन दिया हुआ है जहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया होगा आपका, उसमें एक अंग्रेज़ को जो है करीबन
80 से ऊपर बाघ को मारे हुए दिखाया गया और बताया गया है एक डाटा के अनुसार कि उसने जो है करीबन 800 बाघ मारे थे। इस टाइप का उसमें डाटा बताया गया है, ठीक है। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, बाघ, शेर, इन सभी बड़े बड़े जानवरों को मार देते हैं, जिसकी वजह से आज भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े जानवर हैं जो कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को जो है प्रभावित करते हैं, उनकी वजह से हमारी पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रभावित हो रही है। इसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने में इन्हीं का रोल रहा, अंग्रेज़ों का ही रोल रहा। यदि उस टाइम पे इनका शिकार ना किया गया होता, इनको मारा नहीं गया होता, तो आज हमारे देश में बाघ, शेर, चीता, इन सभी जानवरों की, हाथी, इन सभी जानवरों की एक अच्छी स्थिति होती और अच्छी मात्रा में ये हमारे देश में उपस्थित होते हैं, ठीक है। परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियां जो है लुप्त हो गईं और इस तरह वन्य समाज के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, जिसके प्रति विरोध का भाव जो है पैदा हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आदिवासियों के आर्थिक जीवन के बारे में। वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। तो ये जो ये थे वन्य समाज के लोग थे, जो जनजातियाँ थे, इनका मुख्य आधार क्या था, कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। तो घुमंतु किसी जो कृषि थी या झूम की खेती थी, इसका अन्य नाम क्या हो सकता है, तो पोडू खेती। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए, तब वे जंगल साफ कर नई ज़मीन तैयार कर लेते थे। मानते हैं कि ये आपका खेत हो गया और जब इनको लगा कि ये खेत उपजाऊ नहीं रह गया तो इसको जंगल को साफ कर देते थे, दूसरे जंगल को, और ज़मीन तैयार कर लेते थे। खेती की इस व्यवस्था से अंग्रेज़ों को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब इस खेत को छोड़ करके अब ये इस खेत में चले गए, फिर नेक्स्ट टाइम इस खेत में चले जाएंगे, तो ऐसे में क्या होता था कि अंग्रेज़ों को टैक्स वसूलने में काफ़ी दिक्कत आता था कि कोई फिक्स ज़मीन नहीं था, कोई फिक्स जगह नहीं था जिसमें वे टैक्स लगा दे कि इतना टैक्स रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसके बदले में उन्होंने क्या उपाय लगाया, उनको तो टैक्स लेना था, इसी से मतलब था, कोई और चीज़ रद्द हो या कुछ भी हो, इससे तो मतलब था नहीं। अतः अंग्रेज़ सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि घुमंतु, झूम या पोडू जो खेती थी, खेती का टाइप, उस पर इन लोगों ने क्या किया कि रोक ही लगा दिया। ज़मीन पर अत्यधिक लगान और उसके वसूली को अत्याचारपूर्ण तरीकों ने आदिवासियों में उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न किया। तो ये जो सिस्टम ये लाए अंग्रेज़, लगान लगा दिए एक तो, देन उसके बाद में झूम की खेती पर रोक लगा दिए, तो इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों में क्षोभ की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। अनेक समुदायों को अपना गृह स्थान परिवर्तित करना पड़ा। अब इसमें जो अलग अलग समुदाय थे, इनको अपना अपना जगह छोड़ना पड़ा। बाद में ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कड़ा प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। ये तो सबसे पहला जो काम करते थे, ये कृषि करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे या फिर अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावे में कौन कौन से ये काम करते थे, तो वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबड़ आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। तो सेकेंड इनका काम क्या था, हाथी दांत इकट्ठा करना, बांस, मसाला, रबड़, इन सभी चीज़ों को तैयार करना, इनको इकट्ठा करना। ये पलाश, बैर एवं कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे, ठीक है, और कारखाने में उससे लाह तैयार करते थे। अच्छा, लाह आप लोग देखें हैं, लहटी बनाया जाता है लाह से, तो वही है लाह, ठीक है। सन 1870 से यह लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। अब 1870 से जो है क्या हुआ कि लाह का जो कारोबार था उसमें वृद्धि होने लगी। ये लोग तसर उद्योग भी करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज़ों ने रेल की पटरी एवं रेल के डिब्बों की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी। अब जैसे आपका आता है 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1800 से 1900 बीच का टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा देखिए 19वीं है ना, 19वीं का मतलब हुआ कि जस्ट 100 साल पहले कर दीजिए, तो 1800 से 1900 हो गया, ठीक है। अब इस समय रेल बिछाई जा रही थी और रेल की पटरी के लिए, उसके डब्बे के लिए कहीं ना कहीं लकड़ी की आवश्यकता थी। अब पूरा जंगल को साफ करवाने लगे ये अंग्रेज़, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आदिवासी का जो जनजीवन था, यानी कि जीवन जो ये था, उस पर कुठाराघात हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं उनको इन सब चीज़ों से बहुत ही प्रभावित हुए कि हमारा जो है जंगल कट रहा है, पेड़ कट रहे हैं और हमें
पेड़ों पर जो है उनका अधिकार नहीं रह गया, जंगल पर उनका अधिकार नहीं रह गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे VVI मार्क कीजिएगा। डायट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने 1864 में वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर के ये हुआ कि डायट्रिच जो थे बैडिस एक जर्मन वन विशेषज्ञ थे, उनको भारत बुलाया गया, उन्होंने रिसर्च किया। देन उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 1864 में एक वन सेवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना दिए। उसके बाद में 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर दिए, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, और इसके तहत क्या कर दिया गया कि आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। अब जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। और जंगलों में क्या किया गया ना, जैसे सागवान का जो पेड़ होता है उसको एक कतार में लगा दिया गया, पूरे जंगल को साफ किया गया और एक कतार में पूरा सागौन लगा दिया गया। जो जो इमारती लकड़ियाँ थी, जैसे कि वही आपका सागौन हो गया, शीशम हो गया, फिर उसके बाद में आपका एक टीक होता है वो, तो इन सभी चीज़ों को वो लगा देते हैं। ठीक है, इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। अब आदिवासी का टोटल कृषि से लेके अनाज फल फूल जो भी चीज़ें थी ये वन से ही रिलेटेड थी। अब सब इनका अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने यहाँ की ज़मीन से अब राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। तो यहाँ पे अब क्या करता है, अंग्रेज की जमींदारी व्यवस्था जो है लागू कर देता है। ठीक है, अब जमींदार महाजन और साहूकारों द्वारा ये आर्थिक शोषण के शिकार होने लगे। जैसे अन्य भारत पे जो है इसने अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि व्यवस्था लागू कर दी थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, मनसबदारी, ये सभी व्यवस्था जो है लागू कर दिया गया था। वैसे ही यहाँ पे भी अब ज़मींदारों को जो है लागू कर देता है कि वो ज़मींदार जो है टैक्स वसूलेंगे और अंग्रेज़ों को देंगे। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर होते गए और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होते चली गई। उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता था। पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, उल्टे वो महाजनों का साथ देती थी। कर्ज के बदले उनके खेत मवेशी आदि को महाजनों ने हड़प लिया। अब कर्ज लेता था, महाजन से कर्ज लेते थे और मवेशी खेत इन सभी महाजन क्या करते थे, हड़प लेते थे। ऐसे में कभी कभी इन आदिवासियों को स्वयं को भी गिरवी रखना पड़ता था। फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। अब खुद को भी गिरवी रख के पैसा ले लिए, घर चला लिया और क्या हो गया कि आर्थिक शोषण और उनका शारीरिक शोषण जो है बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया। अब इसमें क्या करते हैं, ये नहीं कि ब्राह्मण संघ बना लिए, क्षत्रिय संघ, इस टाइप का नहीं, बल्कि ये जाति के आधार पर। संथाल एक जाति है, कोल, मुंडा ये सभी जाति है, तो इसके आधार पर क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को संगठित कर लेते हैं। परंतु इस संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया। ये नहीं कि कोल संथाल पे आक्रमण कर दिए, मुंडा पे आक्रमण कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग अपना अपना संगठन बना करके और अंग्रेज़ों का जो है सामना करने के लिए निकल पड़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। वन्य समाज के ये आदिवासी शुरू से ही अहस्तक्षेप की नीति के पोषक थे, यानी कि धर्म में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने समाज के अंदर किसी भी तरह के विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वे सशस्त्र तैयार रहते थे। कोई भी व्यक्ति, अच्छा आज के भी डेट में हम लोग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो क्या देखते हैं कि आदिवासी समाज में कोई गया, एक आदमी, उसको रोक लिया, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग वीडियो देख ही लेते हैं मूवी वगैरह में कि उसको रोक लेता है, फिर उसको बाद में उसकी बलि दे दी जाती है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे भी सिस्टम था कि कोई भी आया तो उसको घुसपैठ के लिए वे तैयार रहते थे, ऑल टाइम को रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए। ठीक है, भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही समय तक वे सफल नहीं हो सके। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मशीनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया ताकि उनके प्रवेश को एक उचित माध्यम जो है मिल जाए।
अब अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया। पहला तो कोई भी अंग्रेज़ जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो घुसपैठ मान ले रहे थे उस चीज़ को। देन इसके बाद में ईसाइयों के द्वारा क्या तो हम शिक्षा देंगे, सभ्य बनाएंगे। अब इन ईसाई मिशनरी जो थे उनको घुसपैठ करा दिए जनजातीय इलाकों में, ठीक है, प्रवेश करा दिए कि हम इसके माध्यम से इनको सभ्य बनाएंगे, शिक्षा देंगे, ठीक है। कालांतर में ये पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। अब ये क्या करते थे, ये जो पादरी थे, आदिवासी का जो धर्म था और संस्कृति था उसका आलोचना बड़े पैमाने पर करने लगे और इनका जो है धर्म परिवर्तित करने लगे। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। अच्छा, अभी आप देखेंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी इलाकों में जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है ये अल्पसंख्यक हो गया है और ईसाई धर्म जो है बहुसंख्यक में हो गया। 90% लोग यहाँ पे ईसाई धर्म वाले हो गए। ये वाला जो इलाका था ना, ये आपका जो है आदिवासी इलाका था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाने वाले बहुत ज़्यादा होने लगे और अपनी स्थितियों में सुधार किए। शिक्षा पाने के लिए उनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से आदिवासियों इसे घृणा करने लगे, ठीक है। और जैसे कि संथाल जो है वो हो से कभी नहीं विद्रोह करता था और ना ही आपका मुंडा से, इस टाइप से कभी भी इन लोगों के बीच में क्या नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन अब क्या होने लगा कि अब कहीं ना कहीं इनके बीच में है जो ऐसा परिवर्तन आने लगा, ठीक है। आदिवासी इसे अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध जो है करना शुरू किए। अब इन लोगों को जो है दिमाग आया आदिवासियों को कि कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है अंग्रेजों का अतिक्रमण हो रहा है, अब इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही परिवेश में वन्य समाज में व्याप्त धार्मिक भावनाओं ने कई क्रांतियों एवं नेताओं को जन्म दिया। तो ये जब इस चीज़ें चल रही थी तो इसमें क्रांतिकारी तो जन्म लेंगे ही, नेता भी जन्म लेंगे। तो अब नेता का जो है धीरे धीरे उद्भव होने लगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति जिहाद का बिगुल बजाया। उन नेताओं का धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और विदेशियों के शोषण से उन्हें मुक्त करेगा। अब इनका जो है, इन नेता का या जो क्रांतिकारी थे, इनका कहीं ना कहीं धार्मिक विश्वास था, धार्मिक विश्वास कि ईश्वर इनके कष्टों को दूर करेगा और विदेशी का जो शोषण है उससे हमें बचाएगा, ठीक है। उनके पास वह जादुई ताकत है जिससे दुश्मन की गोलियां बेअसर हो जाएंगी। तो ये जो नेताएं हैं, नेता जो थे, इनके पास लोगों का विश्वास था कि इनके पास कोई जादू ताकत है और यदि अंग्रेज का भी गोली चलेगा तो ये बेअसर हो जाएगा। इसी तरह का आत्मविश्वास उनके नेताओं में था, जिन्होंने संपूर्ण वन समाज के आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया, ठीक है। तो अब एक नेता जो है उभर के आने लगा इस पूरे समाज में और लोगों का जो मान्यता था वो काफ़ी धार्मिक दृष्टि से हो चला था उस नेता के बारे में। तो फिर अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 18वीं शताब्दी के मध्य में ही बिहार के तत्कालीन छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्र में प्रवेश करने के अंग्रेजों के द्वारा प्रयासों का आदिवासियों ने बलपूर्वक और हिंसात्मक तरीकों से जो है विरोध किया। अब छोटा नागपुर और संथाल ये जो इलाके थे, इसमें 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है प्रवेश करना चाहे। अब अंग्रेज़ों का जो है बलपूर्वक और हिंसात्मक तरीके से किसने, आदिवासियों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली उनको यह लगने लगा कि आदिवासी समाज में जो विदेशी हैं, जो अंग्रेज है, जो साहूकार है, वे हमारा शोषण कर रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। तो उनमें से अब नेता उभरा और ये सभी मिल करके अब हिंसात्मक और बलपूर्वक इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्रोह के बारे में कि विद्रोह कौन कौन से हुए, कैसे हुए, ठीक है। सबसे पहला जो विद्रोह हुआ आपका पहाड़िया विद्रोह, इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यह जाति युद्ध प्रिय थी, यानी कि पहाड़िया जो जाति थी ना, यह इन लोगों को युद्ध अच्छा लगता था। उनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। तो आपका अगर मैप देखें आप बिहार का, यहाँ मैं बना देती हूँ, भागलपुर कहाँ है, ऐसे गंगा नदी गई, यहाँ वाला इलाका है भागलपुर, और भागलपुर और यहाँ से आपका हो जा रहा है स्टार्ट झारखंड, ठीक है। तो भागलपुर वाला इलाका और झारखंड वाला इलाका, तो भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्रों में से था, ठीक है।
यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया। अब वही सिस्टम करते हैं, मुखिया को जमींदार बना देते हैं, जिसको राजस्व वसूली का कार्य भी दिया गया। अंग्रेजों ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, साहूकार जो थे, ठेकेदार थे, जो राजस्व इकट्ठा कर रहे थे, वन और पुलिस जो भी डिपार्टमेंट था उसके अधिकारियों को जो है इनका शोषण करने का छूट दे दिया, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋणग्रस्तता तथा अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। तो अब अंग्रेजों को जो है अपने उपजाऊ भूमि का कुछ % देना पड़ रहा है, ऋणग्रस्त हो गए हैं, तो इन सभी दौर से आदिवासियों को गुजरना पड़ रहा था। इसने जनजातियों का आर्थिक आधार जो है तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने, और उसको दरिद्र बना दिया, यानी गरीब बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ, अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में। तो भारत में फर्स्ट टाइम कोई जनजातीय विद्रोह हुआ है, तो वो है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे हुआ है, तो भागलपुर के राजमहल जो इलाका है, राजमहल की पहाड़िया जो है उधर से ही हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन सी जनजाति थी, तो पहाड़िया जनजाति थी, ठीक है। और ये भारत का पहला था, ठीक है। और किसके लिए विद्रोह हुआ है, तो जमींदार जो थे, जो राजस्व वसूल कर रहे थे, उसके विरोध में। इसके नेता कौन थे, तो तिलका मांझी इसके नेता थे। यह भारत का पहला संथाल यानी कि तत्कालीन संथाल परगना क्षेत्र था, जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्यवाही की। तो यह फर्स्ट विद्रोह था जिसमें आपके जनजातियों ने क्या किया था, आदिवासी जनजातियों ने अपने जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट किया था पूरे भारत में, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं तिलका मांझी के बारे में, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे पहाड़िया विद्रोह का। तो तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ था, भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई बाबा धाम जाता है तो सुल्तानगंज से जो है जल भरता है, तो वही सुल्तानगंज के बारे में चर्चा हो रहा है, ठीक है। इसके पास एक तिलकपुर गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि को कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह किए थे। तो ऐसा नहीं कि तिलका मांझी डायरेक्ट विद्रोह में, बड़े वाले विद्रोह का ही लीडर बन गए थे। तिलका मांझी सबसे पहले क्या करते हैं कि जमींदार से जो है किसान की भूमि छुड़वाने के लिए सशस्त्र विद्रोह करने के लिए वहाँ पे पहले ही एक बार काम कर चुके थे। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई थी। अब एक तरफ तो जमींदार थे और एक तरफ आपके ये तिलका मांझी हो गए, ठीक है, जमींदार ढेर सारा। अब इनका जो सपोर्ट है, ये जमींदार जो है इनका सपोर्ट अंग्रेज कर रहे थे और इनका सपोर्ट जनजातीय लोग कर रहे थे, ठीक है। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहाँ से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाते थे। तो तिलका मांझी का जो आप कह सकते हैं कि उस टाइम का ऑफिस क्या था, या उस सब उनका जो है तो तिलापुर जंगल था। इसमें ये अपना जो भी कार्य था उसका योजना तैयार करते थे। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्वेलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार कर दिया। तो तिलका मांझी सबसे पहले अगस्टस क्वेलैंड पर जो है अपना क्या करते हैं, विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे, उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो ये तिलका मांझी नहीं चाहते थे कि जो भी जनजातीय इलाके हैं उनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो, उनका शोषण हो। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से 1784 में उसे जख्मी किया, जिसके बाद क्वेलैंड की मृत्यु हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आदिवासी नेता था जिसने कलेक्टर क्वेलैंड पे आक्रमण किया था और कब किया था। तो क्वेलैंड पे किसने आक्रमण किया था, आपका तिलका मांझी ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1784 में किया था, और देन क्वेलैंड की मृत्यु ही हो जाती है। हिंसात्मक कार्य अंग्रेजों विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका करके उसे फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की यह नीति थी कि बीच जो है समूह में, लोगों के झुंडों में फांसी दी जाए, लोगों के बीच फांसी दी जाए, ताकि एक व्यक्ति को फांसी दी जाए और कितने लोगों के मन में भय बैठ जाए, ठीक है।
तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। हालांकि उनके द्वारा किया गया विद्रोह जो है असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन जो है अवश्य कर दिया। अब ये लोगों में जो है तिलका मांझी का ये विद्रोह भले ही वो असफल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता कर दी है कि हम लोग भी अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को जो है न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। अब क्या होता है कि जिस जगह उसे फांसी दी गई थी वह आज तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप कभी भी भागलपुर जाएं तो इस चौक को ज़रूर देखें, तिलका मांझी चौक, जो कि भागलपुर में है। और इससे आप हिस्ट्री को रिलेट करें कि यह पूरे भारत का फर्स्ट विद्रोह था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था और जिसके लीडर थे तिलका मांझी। ठीक है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति जो है गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो किसान थे, गरीब किसान, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इनकी जो प्राण की आहुति गई थी उनके उसका जो है कहानी का वर्णन करता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकंड विद्रोह, तमार विद्रोह के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तमार विद्रोह 1789 में छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। अच्छा देखिए, जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपका जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ है, क्योंकि वो उसका शोषण कर रहे थे, राजस्व ले रहे थे। ठीक है, इसी के खिलाफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि तमार विद्रोह कब हुआ? 1789 में हुआ। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर के इलाके में हुआ। किसने किया? उराव जनजातियों के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना गया। यह सन 1794 तक चला। तो 1789 से 94 तक ये विद्रोह चलता है। अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया। फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर इनका विद्रोह मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। तो आपका तमार विद्रोह से यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत पूछे जाएंगे। तो ठीक है, अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।